हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2019 का पेपर डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन से क्वेश्चन में हम लोग एलिमिनेशन ट्रिक्स रूल्स वगैरह लगाएंगे। ये 2019 का सेट ए है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार्स एंड जमींदार। इन दो के बीच में डिफरेंस पूछा है। अब हम एक रूल ये फॉलो करते हैं कि जहाँ पे दो एंटिटीज़ कोई बॉडी या कुछ ना पूछा उनमें स्वैप करना आसान होती हैं चीज़ें। ठीक है, एक का जैसे PSLV GSLV का क्वेश्चन था जिसमें आपस में उन दोनों के फीचर्स और फंक्शंस को स्वैप कर दिया था UPSC ने। तो जहाँ पे ऐसा कुछ पूछे ना, दो एंटिटीज़ ऑर्गन्स ऑर्गेनाइजेशन नेम बॉडीज़ के बीच में डिफरेंसेस, तो वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि UPSC कुछ ना कुछ उनमें फैक्ट और उनके रिलेटेड कुछ काम को आपस में इंटरचेंज कर देगी, बदल देगी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर ऑफ रिवेन्यू राइट्स। ठीक है, विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन द रिवेन्यू कलेक्शन। अब देखिए ये पढ़ के आपको नहीं थोड़ा अजीब नहीं लगा ये सेकंड वाला पार्ट, कि भाई जमींदार्स हैं उनके पास रिवेन्यू राइट्स तो हैं, वो है, बट उनके पास कोई और ड्यूटी नहीं है, विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी अदर देन द रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब और नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं लगी भी, आप जमींदार्स को रिवेन्यू राइट्स भी देते हो, वो सब भी देते हो, लेकिन उन पे कोई और ड्यूटी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब क्या होता है भाई, और कितनी सारी ड्यूटी इतने सारे काम आते हैं, तो कुछ और भी छोटा मोटा कुछ दे रखा हुआ उनको करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट होगी यहाँ पे, इसलिए गलत। थोड़ा ना अपनी थिंकिंग को ब्रॉड रखिएगा इसके लिए। और मैंने जैसे आपको हिंट दिया था कि आपको पहचानना है कि UPSC कहाँ स्टेटमेंट को गलत कर सकती है, क्या कुछ ऐसा वर्ड डालेगी UPSC जिससे स्टेटमेंट को गलत बनाया जा सकता है। अब चाहे तो एग्जामिनर स्टेटमेंट को यहाँ भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ इस स्टेटमेंट को गलत बनाना था तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया विदाउट ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रिवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। तो एक ट्रिक है, दिस बट नॉट दिस। इस टाइप की कोई स्टेटमेंट एग्जामिनर ने पूछी है ना तो वो गलत होती है। कैसे, देखो कि लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी, ये तो गया दिस वाला पार्ट, एंड रिवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी, बट जो रिवेन्यू राइट्स वो हेरिडिटरी नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। यह ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। तो क्या पता यहाँ पे एग्जामिनर ने आपस में चेंज कर दिया हो, या स्टेटमेंट को गलत भी कैसे बनाया जा सकता है। जमींदार्स के यहाँ पे नोट ऐड करके, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एग्जामिनर नोट वर्ड जिस स्टेटमेंट में ऐड कर देता है वो गलत होती है मैक्सिमम, जब दो के कंपैरिजन में किया हो जैसे यहाँ पे किया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर है डी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लैंड रिफॉर्म्स हम सब ने देखे होंगे, जब सबने पढ़ा होगा कि क्या पर्पज़ था उनका, कि जो लैंडलेस फार्मर्स टीनेंट्स हैं उनको लैंड प्रोवाइड करना। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा। अब चार स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक ही इसकी ठीक है, बाकी गलत होगी। तो जो ठीक है वो तो ठीक है, बाकी जो गलत है ना उनमें एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट ऐसा देगा कि उसको गलत बनाया होगा। द सीलिंग लाज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। देखो ये सेम ऊपर वाली जो ऐसे की स्टेटमेंट में किया था ना, दिस एंड नॉट दिस, सेम वही ट्रिक यहाँ पे भी है कि जो सीलिंग लाज है ना वो फैमिली होल्डिंग पे तो है बट इंडिविजुअल होल्डिंग पे नहीं है। अगर आप ट्रिक्स पे जाओगे तो ये गलत है, फिर भी आप सोच के देखिएगा। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब था कि जो किसी एक इंडिविजुअल के पास बहुत सारी लैंड है उसको उससे लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लैंडलेस पीपल्स में। ठीक है, ताकि थोड़ी इक्वलिटी बनी रहे अपने DPSP के साथ अलाइंड होके। बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फैमिली होल्डिंग्स पे तो लॉज है बट इंडिविजुअल होल्डिंग पे नहीं है, तो लैंड रिफॉर्म्स का तो पर्पज ही नहीं बचा ना। इन अगर इंडिविजुअल होल्डिंग पे नहीं लगाया तो आप थोड़ा सोच के भी देखिएगा। ठीक है, वरना ट्रिक जो ऊपर लगी थी वही यहाँ पे लगी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। द सेकेंड स्टेटमेंट, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, मेजर एम वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ठीक है, अब इसका ये मेजर एम है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। आप खुद सोच के देखिएगा, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था
ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आपने पढ़ा हुआ ना, जहाँ पे व्हीट राइस पर ज़्यादा फोकस कर दिया था गवर्नमेंट ने, इंक्रीज हो गया था गवर्नमेंट का। और लैंड रिफॉर्म से कैसे पॉसिबल है, जो कैश क्रॉप्स है उनको ज़्यादा कल्टीवेशन होना। लैंड रिफॉर्म्स में तो जस्ट सिंपली लैंड का ट्रांसफर हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी कोई मीनिंग नहीं बना रही इधर। फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा, लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स, कि भी लैंड रिफॉर्म्स में कोई एग्जाम्पशंस ही नहीं थे। कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक छोटा एग्जाम्पशन भी हो गया तो ये गलत हो जाएगी ना। अब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम ऐसा कुछ लाती है तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पशन होता ही है गवर्नमेंट के कानून या कहीं पे भी, तो नो ये एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया। नॉर्मली हमने पढ़ा भी था, आई थिंक टी प्लांटेशन वगैरह एग्जेम्प्ट थे लैंड रिफॉर्म्स से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। बची सिर्फ सेकंड। अब एक बार सेकंड को और देख लेते हैं कि सेकंड कैसे है, कि जो मेजर एम था लैंड रिफॉर्म्स का वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। अब देखिएगा, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाएगी सपोज, अब वो तो ये तो नहीं करेंगी ना कि भाई, जैसे कि मेनली सपोज वुमेन सेक्शन को टारगेट किया गवर्नमेंट ने, या फिर कोई भी और वनरेबल सेक्शन है, उसके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई है, तो अब ये तो नहीं लगेगी ना कि सिर्फ 50% ऑफ वुमेन के लिए, या सिर्फ 50% ऑफ SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटीज़ या दिव्यांग्स के लिए। वो तो सबके लिए होगी ना। उस जो ब्रैकेट में जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए गवर्नमेंट का एम रहेगा कि हाँ भाई हम लोग सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, सबके भले के लिए काम कर सकें। तो वही है यहाँ पे ऑल है ना, ये एक एक्सट्रीम वर्ड की सेंस में यूज़ नहीं हुआ है, यही आपको डिफरेंस समझने की कोशिश करनी है। ये ऑल एक यहाँ पे एक जनरल वर्ड बन गया कि हाँ भी गवर्नमेंट जो लैंड रिफॉर्म्स लाई थी वो सभी लैंडलेस के लिए, ऑल लैंडलेस। ऑल पीपल आता तो शायद गलत भी हम लोग मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे लैंडलेस लिख के ऑल को ऑलरेडी लिमिट कर दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो यही लैंड रिफॉर्म्स का पर्पज था, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये है कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। अब देखिए, नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ये हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं। तो जैसे IMF, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑड वन आउट का रूल लगाते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये चारों हमने पढ़ी हुई थी। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा नॉलेज है तो इट्स ओके, ठीक है। फिर भी अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, जिनको छोड़ना भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचना चाहो तो ये सोच सकते हो कि जैसे IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोन वगैरह पैसे वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये मेनली डिस्कस करती हैं इकोनॉमीज वगैरह को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंप्रूवमेंट कैसे कहाँ करनी चाहिए, ठीक है। और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो ये इसकी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉर्मली थीम भी है। तो ये दोनों तो कट गए, क्योंकि ये दोनों लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो या तो दोनों ही आंसर होने चाहिए थे। अभी इनके नहीं है, तो अब B और C में से हाई चांसेस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, क्योंकि ये हमारी थीम भी होती है। बट अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोच पाओ। हम लोग ये मल्टीपल टाइम पढ़ा है, जाके चीज़ें सीखी हैं, तब जाके ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन में सपोज आप लोग नहीं सोच पाए, तो इस क्वेश्चन में आपको ये सोचने का तरीका सीखा आपने। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये चीज़ आपकी यूज़ होगी, बस यही रूल होता है। ऐसी इंप्रूवमेंट होगी इनमें, रूल्स और ट्रिक्स वगैरह में। अब फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, वो उसका क्या फीचर्स वगैरह थे वो सब। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये स्टेटमेंट ठीक है, डायरेक्ट हमें लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ पे भी लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये मोर नॉलेज ओरिएंटेड ही था ये क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। इट असर्टेड द सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। अब नॉर्मली जितने भी चार्टर एक्ट आए थे, इनका पर्पज़ यही था कि जो यहाँ पे जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी ना, उसकी पावर को कम करना, और जो ब्रिटिश क्राउन थी उसकी पावर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नॉर्मल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आप खुद सोच के देखिएगा,
ये 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों तो एग्जामिनर ठीक देगा नहीं। सपोज 2 स्टेटमेंट होती तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस भी होते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हो, और तीनों गलत भी नहीं देगा। अब कोई ना कोई एक फैक्चुअल कहीं, ये तो ठीक है नॉर्मली जनरल स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली भी थोड़ी फैक्चुअल है, थर्ड वाली तो भी फैक्चुअल है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, क्या पता ब्रिटिश पार्लियामेंट ना कंट्रोल करती हो, वर नाउ कंट्रोल्ड बाय, क्या पता अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में ना आया हो। यहाँ 2 जगह चेंज करना आसान है ना एग्जामिनर के लिए। तो इस स्टेटमेंट में हाई प्रोबेबिलिटी इस स्टेटमेंट को एग्जामिनर ने गलत बनाया होगा, ठीक है। और थोड़ा पढ़ के आप देखिएगा, जो एग्जामिनर लैंग्वेज यूज करता है ना स्टेटमेंट में, उनको थोड़ा पढ़ के देखिएगा। स्टेटमेंट द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय, तो यहाँ पे आप पढ़ के नहीं लगा आपको थोड़ा कि हाँ अजीब स्टेटमेंट एग्जामिनर ने बनाई है, मतलब कि जो खुद बना के एग्जामिनर ने ऐड की है। तो यहाँ से थोड़ा आपको हिंट पकड़ना है, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है उधर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका आंसर है ए। तो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, ये है विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में स्टार्ट हुई थी, इट कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। हाँ हम सब ने पढ़ा है, अभी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनकी जो प्रैक्टिसेस वगैरह थी ना, तो उनकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। तो 1905 में स्वदेशी, अब स्वदेशी नाम से भी यही होता है कि स्वदेशी यानी कि जो भारत में जो है उसको बढ़ाना, उनको प्रोमोट करना, भारत की चीज़ों को भारत में बना के। तो यही है इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को प्रोमोट करना, कंट्रीब्यूट टू रिवाइवल ऑफ, हाँ यही बात लगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब ये एक फैक्ट है, ठीक है, इसको चेंज करना आसान था, क्या पता नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन किसी और टाइम बनी हो, चेंज करना आसान था, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और यहाँ पे हमारी ट्रिक होती है फेल। तो ये मोर ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड है, अगर आपने नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप ठीक कर दोगे, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सिर्फ रूल्स के बेसिस पे जाओगे कि भाई हाँ यहाँ पे फैक्ट है और यहाँ पे चेंज करना आसान है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते, ठीक है। तो बट ये हिस्ट्री का बेसिक है, अगर आपने नॉर्मल हिस्ट्री का कोई भी सोर्स अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से ठीक कर दोगे, ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट थी उस टाइम पे ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लीडर हैं, तो ये नॉलेज बेस्ड है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स एलिमिनेशन वगैरह नहीं लगाएंगे। इसका आंसर है डी, ऑल तीनों मैच है। और देखिए यूपीएससी रिपीट कैसे करती है, पीवाईक्यू, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पीवाईक्यू को करने का 2 तरीका है, एक तो हर ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करना, और दूसरा एलिमिनेशन ट्रिक्स और रूल बेस्ड करना। अब देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी, यहाँ 2019 में एग्जामिनर पूछ चुका है, यही सेम क्वेश्चन 2025 में भी एग्जामिनर ने पूछा है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में किया होता ना हर ऑप्शन, तो आप 2025 में वो एक क्वेश्चन पक्का ठीक करते। इसीलिए पीवाईक्यू ऑलवेज प्रायोरिटी रखना, ठीक है। टेस्ट सीरीज के कंपेयर में आप पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स करो, डिटेल में भी और एलिमिनेशन ट्रिक लगा कर भी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। पीवाईक्यू वाली वीडियो एक मैं डिटेल में लाऊंगा भी, और मैंने फिर एक वीडियो में ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि पीवाईक्यू कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। 4 स्टेटमेंट है, सनुदारो, कोट डीजी, सोगौरा और देसालपुर, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, आप आंसर लगा दीजिएगा, अब वरना नहीं है तो अभी आप इसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीफ स्कल्पचर इज इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका मेंशन्ड अलोंग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, ठीक है। अब जो ये देखिए शाहबाज गढ़ी, ये एक उर्दू नाम नहीं है शाहबाज, और ये अशोका से तो इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसको तो आप ऐसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आंसर बचा ए, बी और डी। अब देखिए यहाँ भी क्या है सोगौरा, और यहाँ पे भी है सोगौरा, तो दो क्वेश्चंस में सेम ऑप्शन है, तो इसका मतलब इनमें से एक में तो ये आंसर होगा ही होगा, ठीक है। ये होता है, ये चीज़ें समझनी है आपको कि भाई ठीक है, सपोज यहाँ पे सोगौरा नहीं है या फिर यहाँ पे सोगौरा नहीं है, एग्जामिनर इसकी जगह कोई और भी तो डाल सकता था, इतनी सारी सिटीज इतने सारे नेम है, एग्जामिनर ने यही नाम क्यों डाला है,
क्योंकि एग्जामिनर इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहा है कि हाँ दोनों क्वेश्चंस में से 7th और 8th में से एक का आंसर 100 गुना होगा ही होगा। अगर आपको पता है कि इसका आंसर नहीं है, किसी एक का आंसर पता है कि जैसे इसका आंसर कंगनहाली है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, ये लगा दीजिए और वहाँ पे 100 गुना। सपोज आपको दोनों का आंसर नहीं पता है तो आप दोनों में 100 गुना टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका गलत हुआ, बट आपका एक क्वेश्चन ठीक भी तो हुआ, तो 1.67 कुछ तो मार्क्स आए ना आपके आउट ऑफ 4। अब अनलेस आपके क्या मार्क्स आते हैं 0। तो यही होता है ट्रिक्स PYQ पे ट्रिक्स वगैरह करने का, कि आपको अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ ट्रिक्स लगा सको वहाँ लगा के अटेम्प्ट किया करो। इसका आंसर 100 गुना है 7th का, और 8th का है कंगनहाली। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने बुद्धिज्म के रिगार्डिंग थोड़ा भी पढ़ा है ना, इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। बुद्धिज्म के 2 स्कूल थे, महायाना और हिनायाना, जिनमें डिवीजन हो गया था, जो आई थिंक 4th बुद्धिस्ट या 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो अब फीचर्स पूछे इन्होंने क्या है। महायाना बुद्धिज्म, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट एक जैसी ही है, दोनों आपस में जुड़ी है। हिंदी मतलब भी देख लीजिएगा, बुद्ध में देवत्वारोपण, यानी कि बुद्ध का भगवान की फॉर्म में कर देना, डिफाइन कर देना, तो उनकी इमेज बना के और उनको रिचुअल्स फॉलो करके ही तो होता है। और ये तीनों फीचर हैं महायाना बुद्धिज्म के ही। आपने अगर बुद्धिज्म को नॉर्मली पढ़ा हुआ तो वहाँ से भी आप सेम नॉलेज बेस पे कर दोगे, वरना आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को लिंक करके देखिएगा। डिफिकेशन होगा तो इमेज वर्शिप तो होती होगी ना, तभी तो देवतारोपण में उनका करना तभी तो पॉसिबल है, उनकी इमेजेस बनाई होंगी, मूर्तियाँ वगैरह बनाई होंगी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और थ्री एक साथ ठीक है तो वो सिर्फ डी स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब गुप्ता के पीरियड के टाइम पे फोर्स्ड लेबर जो जिसका नाम था विस्टी, उसके रिगार्डिंग पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब देखिएगा 4 स्टेटमेंट है, कोई एक हमें पता करनी है, तो बच्चे हुए में एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट आपको दे देगा। फोर्स्ड लेबर गुप्ता पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इट वाज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। नॉर्मली ए वर्ड है ना, जहाँ पे लिखा हो इसको आप ठीक मानिएगा। ठीक है, फिर भी आप सोच के देखिए थोड़ा, फोर्स्ड लेबर है, ठीक है, वो लोगों से करवाई जाती थी, तो ये क्या है कि एक प्रकार से लोगों पे सॉर्ट ऑफ टैक्स नहीं हुआ। ठीक है, कि लोगों को अपने जो कमाया है, जो उनके पास जो खुद के रिसोर्सेज है, उनमें से स्टेट को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता, तो लोग अपनी लेबर प्रोवाइड करते थे, बदले में उनको कुछ मिलता नहीं था। साथ में एक सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, क्योंकि लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता था फोर्स्ड लेबर करवा के, तो इस स्टेटमेंट की चांसेस ज़्यादा हैं। इस स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम वर्ड और कुछ भी ऐसा गलत मिला नहीं है कि स्टेटमेंट को गलत किया जा सके। फिर भी एक बार होल्ड पे रख के आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िएगा। इट वाज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काथियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब देखिए मध्य प्रदेश और काथियावाड़ रीजन कितने बड़े बड़े हैं। सपोज किसी एक घर में या किसी एक कोई शॉप पे भी अगर फोर्स्ड लेबर कर दी ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एग्जामिनर उस टाइम पे हर घर में तो जाके आया नहीं होगा ना, हर पूरे एरिया में अच्छी तरह घूमा होगा ये देखने के लिए कि हाँ नहीं भी पॉसिबल नहीं है, फोर्स्ड लेबर उस टाइम की नहीं थी। तो टोटली एब्सेंट, कितना एक एक्सट्रीम वर्ड एग्जामिनर ने यहाँ यूज किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट ही गलत बन गई, पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये तो एग्जामिनर ने जान के स्टेटमेंट को गलत बनाया है, फालतू चीजें ऐड करके। ठीक है, अब देखिएगा सी स्टेटमेंट, द फोर्स्ड लेबर वर एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। फोर्स्ड लेबर को वीकली वेजेस मिलेंगे, जो आप खुद सोच के देखिएगा पॉसिबल है क्या फोर्स्ड लेबर को वेजेस देना, वो भी वीकली। क्या पता यहाँ पे मंथली हो, क्या पता ईयरली हो, यहाँ पे भी तो फैक्ट चेंज करना आसान है। और क्या पता फोर्स्ड लेबर को पैसे ही ना दिए जा रहे, उनसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही हो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। डी स्टेटमेंट, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज फोर्स्ड लेबर। अब एल्डेस्ट सन है, ये एक फैक्ट है, इसको चेंज करना भी आसान है। क्या पता यंगेस्ट सन हो, क्या पता फैमिली में से सन ही फादर को जाना पड़ा हो, क्या पता किसी और जिसके 3 बच्चे हो वहाँ पे, क्या फिर मतलब जो मिडल जो सन है बीच वाला, उसको नहीं जाना पड़ेगा क्या कहीं पे भी। तो ये फैक्ट है, इसको चेंज करना आसान है और एग्जामिनर ने वही किया है चेंज, तो ये भी गलत। तो ए ऑप्शन जो ज़्यादा
सूट करता है स्टेटमेंट को, वही इसका आंसर है। अब 11th क्वेश्चन देखिएगा, बिल्डिंग कल्याणा मंडपा वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। हालांकि आप सबने ये पढ़ा होगा, अगर आप आर्ट एंड कल्चर के हो इट्स नॉर्मल है, इसका आंसर है विजयनगर। अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो भी देखिए, हम लोग हमारी थीम है कि आंसर में जहाँ भी ये चीज़ें आ जाए ना वही आंसर होगा। जैसे अशोका, ये आप लिख लीजिएगा। अकबर, वैसे मैं ऑलरेडी 17 और 18 के डिस्कशन में बता चुका हूँ, फिर भी वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, विजयनगर एम्पायर, ये कुछ थीम्स हैं। अगर ये स्टेटमेंट में ऑप्शंस में हो ना, तो आप, अगर आपको और उनका नॉलेज बेस्ड आप आंसर नहीं सोल्व कर पा रहे तो आप इन पे ही जाइएगा आंसर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है विजयनगर एम्पायर। और 12th क्वेश्चन देखिए, इन द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज था दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम था अमील। फैक्ट है, क्या पता कुछ और नाम हो, एग्जामिनर ने यहाँ बदल दिया हो, तो फैक्ट अभी होल्ड पे रखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। भाई इंडिजीनियस वगैरह कुछ नहीं होता, ये एग्जामिनर ने ये वर्ड ऐड ही किया स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए। देखो एग्जामिनर सिंपल ये लिख सकता था ना कि इक्ता सिस्टम था, उन्होंने एज ए एंशियंट इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, लेकिन वो इंडिजीनियस ही था। यहाँ पे चेंज करना आसान है, क्या पता वो इंडिजीनियस सिस्टम ना हो सुल्तान्स का, दिल्ली के सुल्तान्स का, उन्होंने कहीं और से बोरो किया, वो सब इंस्पायर्ड होके या कुछ वो किया हो, तो यहाँ पे चेंज करना आसान है ना। तो ये एक एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अब जो मीर बख्शी का ऑफिस था ये खलजीज के टाइम पे आया था दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये टाइमलाइन रिलेटेड क्वेश्चन है, खलजी कौन सी डायनेस्टी कौन से किंग के टाइम पे आया था। और हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस को टाइमलाइन के रिगार्डिंग गलत करना बहुत आसान होता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। यहाँ एग्जामिनर के लिए चेंज करना आसान है, खलजी की बजाय क्या पता कोई और हो, कोई और सुल्तान्स हो दिल्ली के, उनको दोबारा लाया गया हो, तो यहाँ पे भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनर ने गलत कर दिया होगा। अब तीनों सेकंड स्टेटमेंट तो हमने देख ली गलत हो गई, इसको कट कीजिएगा। अब ए और 3 में से आप देखिएगा कि कौन सी स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हिस्ट्री में याद रखिएगा, जो टाइमलाइन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे एग्जामिनर गलत करना आसान है और मैक्सिमम वहीं पे एग्जामिनर गलत करता है। तो इस ट्रिक्स पे बेस पे जाएंगे तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, इसका आंसर है ए, ठीक है। अब 33rd क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ना 2020 तक काफ़ी आते थे, कंटेम्प्रेरी और ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वाले। उसके बाद एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इन पे। तो ये आप देखिएगा, जहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ड हो और ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड वगैरह हो तो वो हम लोग गलत मानते हैं, अनलेस जैसे ये साइंस एंड टेक या कोई इन्वायरमेंट का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि भी जैसे कि ओशियन पोल्यूशन की, ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। हाँ वो तो हो रहा है, हमें पता है, कॉमन सेंस नॉर्मल की बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट और इनमें चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। बट अगर हिस्ट्री में ऐसा कुछ आ जाए ना, तो आप लोग याद रखना वो यूपीएससी गलत देती है। हिस्ट्री में जहाँ पे आ जाए ना कि ये इसका कंटेम्प्रेरी था, सेंट निम्बार्का वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है। क्या पता वो कंटेम्प्रेरी नहीं हो, क्या पता किसी और रूलर के कंटेम्प्रेरी हो। और दूसरा, संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें जब हिस्ट्री क्वेश्चन में आती हैं तो वो गलत होती हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसका आंसर है डी, ठीक है। अब ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड में कितना इन्फ्लुएंस्ड होगा कुछ ऐसा पता नहीं होता ना, तो यूपीएससी ऐसे जितनी बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कंटेम्प्रेरी और ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिस्ट्री में, वो नॉर्मली गलत है। अब नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। हाँ महात्मा गांधी तो इसमें थे ही, ठीक है। आपको नहीं पता तो फिर भी होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन द लॉर्ड कैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियन फॉर वर्ल्ड वार। अगर आप सब ने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। यहाँ इसके लिए वो एग्री हो गए थे कि इंडियंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि उनको ये उम्मीद थी कि भी बाद में पार्टिसिपेट करने के बाद ब्रिटिशर्स शायद इंडिया की इंडिपेंडेंस को कंसीडर करेंगे,
ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड भी है, ये कोई स्टेटमेंट होगी गलत। थर्ड स्टेटमेंट ऑफ देख लीजिए एक बार, Consequent upon the breaking of Salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers। तो हाँ, ये तो जनरल स्टेटमेंट ऐसा हुआ भी था कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे ना, सोल्ट लॉ उन्होंने जब ब्रेक किया था, गांधी जी ने ब्रेक किया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था उनका, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, मतलब उस टाइम गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सब, और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, बैन ही तो करेगी, इलीगली तो डिक्लेयर किएगी। आज के टाइम पे भी जैसे काफ़ी सारे वो एनजीओज और उनको गवर्नमेंट ने बैन किया था ना, इलीगल डिक्लेयर किया था, तो सेम वैसे ही था उस टाइम। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी, इंडियंस के इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था साल्ट के टाइम पे। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। अब ये मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड है, बट हम थोड़ा एक बार पढ़ के देखें कि जो सर तेज बहादुर सप्रू थे वो प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। अब ये जो फेडरेशन थी इसके प्रेसिडेंट बहुत कम ही बन पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रेसिडेंट बनता है 1 साल या कुछ ईयर के लिए बनता है, तो बहुत कम लोग इसके प्रेसिडेंट रहे, सपोज लगा लें कि 15 से 20 लोग इसके प्रेसिडेंट रहे होंगे। अब देखिए केसी नियोगी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो कितने मेंबर थे, लगभग 300 प्लस हमारी स्ट्रेंथ थी। अब एग्जामिनर हर नाम के ऊपर तो नहीं जाएगा ना कि हाँ अभी मैं पहले नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक्स नाम सेलेक्ट किया और फिर मैं देखूंगा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर है या नहीं, वो 300 की लिस्ट को मैं सर्च करूँगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेम में से कोई एक नेम उठा के यहाँ पे पूछ लिया, तो इसके चांसेस ज़्यादा ठीक है कि हाँ ये ठीक होगा, केसी नियोगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है। तो दूसरा तो ठीक होना ही चाहिए, तो ए कट गया, सी कट गया। वो पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट, हो इसमें आपको ठीक है नॉलेज है तो ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो बी या डी में से कोई एक पे आप रिस्क लीजिएगा। बाय द वे से इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। अब देखिए, विद रेफरेंस टू मियान तानसेन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे नोट पूछ, काफ़ी बच्चे ऐसे गलती करते हैं, नोट पर ध्यान देते ही नहीं है। चलो यहाँ पे तो यूपीएससी क्या है थोड़ा हाईलाइट भी कर देती है नोट को, बट क्या पता आपकी बार नेक्स्ट टाइम 2026 में आगे भी यूपीएससी नोट को हाईलाइट ना करे और बच्चे उस पर ध्यान ना दे और काफ़ी स्टेटमेंट गलत कर दे काफ़ी क्वेश्चंस को, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। तो ये कि मियान तानसेन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। अब क्या पता ये टाइटल अकबर ने नहीं किसी और ने दिया हो, फैक्ट है, चेंज करना आसान है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। हाँ, तानसेन ने ध्रुपद्स को कंपोज्ड किया था हिंदू गॉड्स से। कितनी नॉर्मल एक जनरल स्टेटमेंट है भाई कि हाँ उन्होंने किया होगा, वो मियान तानसेन थे, वो एक अच्छे कलाकार थे, उन्होंने हिंदू गॉड और गॉडेस पे भी किए होंगे। जरूरी थोड़ी ना कि वो जो भी करेंगे हर वक्त अपना काम लिखेंगे और दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। क्या तो उन्होंने किए हो लेकिन किसी को बताया ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना। तो ये स्टेटमेंट तो होगी ठीक। यहाँ पे नोट पूछा है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सी, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो ऊपर बी स्टेटमेंट में हमने थिंकिंग अप्लाई की थी ना, वही यहाँ पे अप्लाई होगी कि भाई क्या पता तानसेन ने सॉन्ग कंपोज क्यों अपने पैटर्न्स पे, ठीक है, बट उन्होंने किसी को बताया ना हो या वो गाना कभी गाया ही ना हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होने के चांसेस हैं ज़्यादा। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागाज। हाँ, तो यही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि उन्होंने क्या पता कोई राग बना दिया हो लेकिन उसको कहीं लिखा ना हो या किसी के आगे गाया ना हो या किसी के आगे बताया ना हो। ठीक है, लेकिन उन्होंने इन्वेंट तो कर दिया ना, क्या पता सिर्फ अपने पास तक ही रखा हो। और मैनी रागाज में तो वो मेन इतने कलाकार थे, अच्छे गायक थे, तो उन्होंने किए होंगे, चांसेस इसके ज़्यादा है। कहीं पे कोई फैक्ट नहीं है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट फैक्चुअल है कि एम्परर अकबर का नाम आ गया। क्या पता एम्परर अकबर की जगह कोई और एम्परर हो, तो यहाँ पे बदलना आसान है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, हम लोग अब 17th क्वेश्चन करते हैं। वो अमोंग द फ्लोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। सो एज वी ऑल नो
जो जहांगीर थे उनका ज़्यादा फोकस था पेंटिंग वगैरह इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट नॉलेज, वी कांट अप्लाई एनी रूल और ट्रिक हेयर. सो 17th question, answer is C, Jahangir. Now 18th question, which of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? ठीक है, मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. इफ़ सो अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं किसी को नॉलेज होगा हर नेशनल पार्क के बारे में, ये पता हुआ कि वो कम्प्लीटली टेम्परेट एल्पाइन जोन में लाई करता है या नहीं करता है. सो फिर यहाँ पे एग्जामिनर मस्ट गिव सम हिंट टू अस, ठीक है, सो डेट वी कैन केम टू आंसर बाय यूजिंग दीज रूल्स और वो. सो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या कौन सा रूल लगाते हैं, ओड वन आउट. ठीक है, अब आप सोच के देखिएगा, मानस कहाँ पे है, असम में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में. नामदफा भी आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में ही है. ठीक है, और न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क भी उसी साइड नॉर्थ ईस्ट साइड में ही है, वेस्ट बंगाल या कहीं पे शायद. और ये वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ये उत्तराखंड में है. ठीक है, वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क. तो ये 3 एक एरिया के पूछे, तो एग्जामिनर ये जो चौथा है ये नॉर्थ का क्यों पूछेगा, अगर वहीं का ही पूछ लेता तो एग्जामिनर ने ये एक अलग ऑप्शन बनाया है, ओड वन आउट. ठीक है, और ये जो अलग है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर है डी. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. तो नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन, ये सबको पता होगा, इसका आंसर है नीति आयोग. ऑन 21 जून द सन, अब ये भी ज्योग्राफी का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं. डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्टिक सर्कल, इसका आंसर ए ही है. जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन रहता है, तो आर्टिकल सर्कल पे सन सेट नहीं होता है होरिजन के बिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या होते हैं. न्यू वर्ल्ड हम लोग नॉर्मली वेस्ट को बोलते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, और ओल्ड वर्ल्ड हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज को बोलते हैं. तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉरी जो वेस्टर्न कंट्रीज न्यू वर्ल्ड में होते थे, बाद में ईस्टर्न कंट्रीज और जो ओल्ड वर्ल्ड है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं. तो नॉर्मली देखो, आप लोगों हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री आपने थोड़ी पढ़ी है, तो आप कॉटन तो हम लोग बहुत पहले से उगा रहे हैं इंडिया में ही, तो ये वेस्ट से तो आई नहीं होगी, तो बी ऑप्शन तो गया कट. उसी प्रकार वीट भी काफ़ी टाइम से इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन उस टाइम से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी हमने वहाँ से नहीं आई होगी हमारे वहाँ. और शुगर केन भी, अब देखिए, और कॉटन का भी यहीं से कट गया, ये कट गए, आंसर बचा ए, टोबैको, कोकोआ एंड रबर. तो यहाँ पे डायरेक्ट तो आपकी नॉलेज नहीं, में भी आपको ना पता हुआ, लेकिन आप अगर थोड़ी अपनी जो ओल्ड नॉलेज है प्लस अपनी जो कॉमन सेंस है आप उसको यूज़ करोगे, तो इससे आप यूज़ कर लोगे. जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, कौन सी क्रॉप थी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम पे क्रॉप ग्रोन होती थी, वो सब चीज़ें, तो वो नॉलेज हमारी यहाँ पे यूज़ आएगी. ठीक है, तो इसका आंसर है ए. नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. यहाँ पे ओनली वर्ड नॉर्मली हम उसको गलत मानते हैं, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने गेम खेल लिया बच्चों के साथ. अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन ऑन्ड राइनोसोर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. तीनों स्टेटमेंट में इंडिया ओनली है, तो तीनों को तो गलत कर नहीं सकते, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है. नन ऑफ द फॉलोइंग तो ऑप्शन ही नहीं है. तो अब इन तीनों में से कोई एक या कोई दो तो पक्का एग्जामिनर ने ठीक दी है, वो कौन से में वो पता कर ले. अब देखिए, इंडिया में कैमल हम लोग देखते हैं, होते हैं, बट क्या आप लोग खुद सोच के देखिएगा कि आप लोगों ने इंडिया में कभी डबल हम्प्ड कैमल देखा है? इंडिया में नहीं देखा होगा, कहीं भी देखा होगा आपने वो सिंगल हम्प्ड वाला कैमल ही देखा होगा. और उन्होंने यहाँ पे ऊपर से ये लिख दिया कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, डबल हम्प्ड कैमल फाउंड ओनली इन इंडिया, इन इंडिया ओनली. तो स्टेटमेंट तो हम लोग ऐसे गलत कर देंगे कि भाई हमने इंडिया में तो सिर्फ सिंगल हम्प्ड वाले कैमल ही देखे हैं, और अगर कोई डंप हम्प्ड वाला होगा वो भी सिर्फ इंडिया में होगा, ऐसा तो
चांसेस नहीं बनता है, क्योंकि कभी देखे ही नहीं है। और जो चीज़ आप लोगों ने नॉर्मली जनरल लाइफ में कहीं देखी नहीं है ना, तो उस पर आप ट्रस्ट रखिएगा। जो आपकी समझ है, जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा, उस पर ट्रस्ट रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत। आंसर है ए या सी में से। या तो सिर्फ एशियाटिक लॉयन इंडिया में मिलते हैं और वन हॉर्न राइनोसोर्स भी। आपने पढ़ा होगा राइनोसोर्स ये असम और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी मिलते हैं। और जो एशियाटिक लॉयन है ये सिर्फ इंडिया में गुजरात में पाए जाते हैं, गिर जो नेशनल पार्क है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज भी और थोड़ी कॉमन सेंस दोनों यूज होंगी। तो इसका आंसर है सिर्फ ए। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। ये फेमस प्लेस और ये कौन सी रिवर है? ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक कोई ट्रिक रूल वगैरह काम नहीं करेगी, ये मोर ऑफ नॉलेज बेस्ड ही है। इसका आंसर है ए। फर्स्ट और सेकंड मैच है, थर्ड गलत है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं थी, यहाँ पे हमारी नॉलेज यूज आएगी। अब 24th क्वेश्चन देखिएगा। इन ए गिवन ईयर ऑफिशियल इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर। कि कुछ स्टेट्स में इंडिया में पॉवर्टी लाइन हायर है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। क्यों? पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आप खुद सोच के देखिए कि पॉवर्टी रेट तो वेरी नहीं करेंगे, पॉवर्टी रेट तो लोग सेम ही रहेंगे पूरे इंडिया में, हम लोग जहाँ पे भी मेजर करेंगे। प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ये भी वेरी करता है, ये भी वेरी। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन थोड़ी ना डिफरेंट होंगी? नॉर्मली आप सोच के देखिएगा कि जो पॉवर्टी लाइन है किसी स्टेट में तो यहाँ तक है, किसी स्टेट में यहाँ पे है, किसी अलग अलग स्टेट में पॉवर्टी लाइन वेरी क्यों करती है? क्या वो पॉवर्टी रेट्स के वेरी करने से करती है, प्राइस लेवल के वेरी करने से करती है, स्टेट की ग्रोस प्रोडक्ट से वेरी करती है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की जो क्वालिटी होती है उससे वेरी करती है? ज़्यादा सही कौन सा बैठता है? आप सोच के देखिएगा, वो है ये प्राइस लेवल वाला। क्योंकि देखिए पॉवर्टी लाइन हम लोग जो मेज़र करते हैं वही करते हैं कि वो जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको असेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं डेली लाइफ की उनको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं लोग। अब देखिएगा कोई खाने की चीज़ है बेसिक, वो हरियाणा में सपोज 50 रुपये की मिलती होगी और दूसरे स्टेट में सपोज यूपी में लगा लीजिएगा 70 की मिलती होगी, तो लोग यहाँ पे उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा ना, इंडिया हरियाणा में अफोर्ड करना आसान हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कोरिलेट हो रहा है कि जो प्राइसेस हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करते हैं, और ये फैक्ट भी है। प्राइसेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करते हैं कॉमोडिटीज़ के। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस अलग अलग है, कोई एप्पल है जम्मू कश्मीर में सस्ता मिल जाएगा, दिल्ली हरियाणा या इधर या साउथ स्टेट में एप्पल महंगा मिलेगा। तो कॉमोडिटीज़ का प्राइसेस वेरी करते हैं, उसकी जैसे पॉवर्टी लाइन भी वेरी करती है। ठीक है, तो 24th का आंसर है बी। 25th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere। अब देखिएगा नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो ऊपर क्लाउड वगैरह साथ छेड़छाड़ करते हैं, एरोसोल्स वगैरह ऐड करते हैं, वो हम लोग आर्टिफिशियल रेन के लिए करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने डीपली पूछा और मैक्सिमम बच्चों ने इसका यही किया था उस टाइम, आर्टिफिशियल रेन देख के इसका आंसर ए लगा दिया था, बट इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है डी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात की यूज ऑफ सीरियस क्लाउड थिनिंग टेक्निक। अगर यहाँ पे आप अपनी थोड़ी कॉमन सेंस और नॉलेज यूज करोगे ना तो इस आंसर तक पहुँच पाओगे। क्लाउड थिनिंग करते हैं यानी कि जो क्लाउड्स हैं उनको थिन करते हैं, तो क्या होती है जो अर्थ जो रेडिएशन एमिट करती है ना उनको क्लाउड ट्रैप नहीं कर जाती, वो क्लाउड में से पास हो जाती हैं। अगर क्लाउड थिन नहीं होते, क्लाउड थिक होते, तो वो अर्थ की जो रेडिएशन उसको ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता और ग्लोबल वार्मिंग होती। ठीक है, लेकिन क्लाउड्स को थिन कर दिया है तो वो हीट को जो अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही है उसको नहीं रोक पाएंगे, उसको जाने देंगे वापस स्पेस में। तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये यूज होती हैं, किस प्रोसेस में ये यूज होती है? ठीक है, अब ये आप खुद देखिएगा, पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये हाई टेम्परेचर और हीटिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो शायद इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बेसिक भी आइडिया है ना कि पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होती है तो वो कहाँ यूज होंगी, हम लोग कर पाएंगे यूज। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी,
हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब देखो एक्सट्रैक्शन क्या पता हम लोग यहाँ पे ज़्यादा जाए, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बट यहाँ पे रूल फेल हो रहा है, ये दो आंसर नहीं है, इसका आंसर है डी। क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में हम लोग जो वेस्ट है उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर और उस पर बर्न करते हैं ना, वो पायरोलिसिस होता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है फर्दर किसी यूजफुल प्रोडक्ट में। तो इसका आंसर ये डी है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी कि हाँ भी पायरोलिसिस क्या होता है और प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ था करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन द अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से टाइगर रिजर्व या पार्क वगैरह आते हैं, नेशनल पार्क, वो पूछा है। अब देखिए ये साउथ में है, अगर आपको इन पार्क्स में से किसी की नॉलेज है कि भाई हाँ, जैसे कि पापीकोंदा हो गया, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, नागार्जुना श्री साइलम भी आई थिंक उधर ही है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका साइड में कहीं। तो और ये अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु या केरला में है। तो ये मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको सपोज इसका आंसर वैसे है ए, सपोज आपको पता है कि भी पापीकोंडा है वो इधर नहीं है, तमिलनाडु या केरला में नहीं है, तो ये इसको ऑप्शन कट कर दोगे। उसी प्रकार नागार्जुन से ये कट कर दोगे। ऐसे ही किसी एक नेशनल पार्क का यहाँ से पता होगा तो आप ऐसे कट कर दोगे। तो यहाँ पे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग बैक जाना है, ठीक है। वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा कि अगस्ता बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है याद करना, लेकिन आप ऑप्शन कट करके यहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर और नेशनल पार्क की अच्छे से नॉलेज है, आपने पढ़ा है कि कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उस बेसिस पे आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को सोल्व कर पहुँच सकते हो, ठीक है। अब 28th क्वेश्चन देखिएगा, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, some species of fish are herbivores, some species of marine mammals are herbivores, और some species of snakes are viviparous। ठीक है, अब देखिएगा हजारों स्पीसीज हैं टर्टल्स की, फिश की भी हजारों स्पीसीज हैं, मेरीन जो मैमल्स हैं उनकी भी हजारों स्पीसीज होंगी, और स्नेक्स की भी हजारों स्पीसीज हैं। कई सारी स्पीसीज तो ऐसी होंगी जो हमने डिस्कवर्ड भी नहीं की होंगी अभी तक साइंटिस्ट ने, तो वैसे ही हैं, ठीक है। तो कोई एक स्पीसीज भी हर्बीवोर्स मिल गई टर्टल्स की, फिश की कोई एक स्पीसीज भी हर्बीवोर्स मिल गई, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो सम वर्ड ऐसा यूज करता है ना, तो वो राइट होता है, ठीक है। वहाँ पे स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए एग्जामिनर को कंप्लीटली श्योर होगा कि मैं 100% श्योर हूँ कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज टर्टल्स की हैं, और जो कई सारी स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं हुई होंगी, वो टर्टल्स की स्पीसीज भी हर्बीवोर्स नहीं है, हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट, तो एग्जामिनर स्टेटमेंट को गलत बना पाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सम वाली नॉर्मली ठीक होती है। इसका आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, कि कौन सी वाइल्ड लाइफ कौन सी रिवर में नेचुरली फाउंड की जाती है। अब देखिए इरावदी डॉल्फिन आपने पता होगा, इरावदी रिवर में पाई जाती है, जो म्यांमार साइड है। तो चंबल रिवर से तो कोई लेना देना ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन कट गया, इसका आंसर है सी। तो ऐसे आपकी नॉलेज यूज होगी इसमें, अदरवाइज इसमें कोई और रूल ट्रिक वगैरह है नहीं। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, वाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स डेट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब देखिए ग्रेट कंसर्न यानी कि नेगेटिव टोन है, तो नेगेटिव टोन में आंसर होगा माइक्रोबीड्स के रिगार्डिंग डेट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में रिलीज की गई है, तो एनवायरनमेंट पे उनका ज़्यादा मेन इम्पैक्ट होगा। अब आप देखिए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मेरीन इकोसिस्टम, मेरीन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, नेगेटिव है, क्वेश्चन में भी नेगेटिव पूछा है, इसके होने के चांसेस है। अब सेकंड देखिए, दे आर कंसिडर्ड टू कोज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। अब ये भी नेगेटिव है, बट ये इन्वायरमेंट से ऐसा कुछ डायरेक्ट वो नहीं बन रहा इसका, जैसे यहाँ पे ए स्टेटमेंट पे बन रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चिल्ड्रन को स्किन कैंसर वगैरह कर रही है, तो गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर देगी। तो नेगेटिव तो ये भी है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट से मैक्सिमम इसका होना, ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, ठीक है, क्योंकि बी ने सिर्फ चिल्ड्रन पे बताया है, लेकिन ए जो है वो पूरे मैरीन इकोसिस्टम की बात कर रहा है। वहाँ पे मैरीन स्पीसीज भी है, फिश वगैरह है, मैरीन मैमल्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, और सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी ब्रॉड स्टेटमेंट है, ठीक है। और फिर भी आप एक
एक ट्रिक और मैं भी आपको नियम बता देता हूँ। जैसे स्पीसीज इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 28th क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट का था, 29th क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट का, ये 27th बायोस्फीयर रिजर्व भी इन्वायरमेंट का। तो वैसे अगर इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही हो ना, तो ये क्वेश्चंस के भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये भी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ही होगा। ठीक है, ऐसे आप ये रूल याद रखिएगा कि उस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन और उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन वो ना, अगर वो इन्वायरमेंट का हो तो वो क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट का ही होगा। जैसे इसके पहले वाले इन्वायरमेंट का है तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड ही होगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सी आंसर देखिए, दे आर स्मॉल एनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड। हाँ, तो यहाँ भी ये भी चांसेस हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स में यूज़ करते हैं, बट इसका कोई इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये भी क्रॉप जो प्लांट्स हैं वो यू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, बट ब्रॉड वर्क कौन सा है? ये मेरीन इकोसिस्टम कंप्लीट काफ़ी ब्रॉड टर्म है, काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड। यहाँ पे सिर्फ क्रॉप प्लांट्स है, लेकिन यहाँ पे मेरीन जो प्लांट्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, फिशीज वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। तो और यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की है, तो इसका ए आंसर ज़्यादा है, रिलेटिव और ब्रॉड है एज कम्पेयर टू अदर। नेगेटिव तो और सब भी हैं, बट जो ए है वो काफ़ी ब्रॉड बात करता है और इन्वायरमेंट से डायरेक्ट रिलेटेड बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। 31st क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। अब ये मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। इसका आंसर है डी, और ये क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा नहीं पता तो आप लोग कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं कुछ ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर है डी। 32nd क्वेश्चन देखिएगा, फॉर द मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डाटा यूज। साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई जो सैटेलाइट का डाटा है या रिमोट सेंसिंग डाटा है वो किस किस चीज़ों को मेजर या एस्टिमेट के लिए यूज होता है। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई भी वेजिटेशन, उसमें क्लोरोफिल कितना इसके लिए यूज करना। हाँ, तो हो सकता है अभी सैटेलाइट डाटा क्यों नहीं यूज हो सकता? आप श्योर हो, अनलेस आप श्योर हो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को आप ठीक मान के चलिएगा। तो क्लोरोफिल कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो राइस पैडीज के फील्ड है वहाँ से कितनी स्पेसिफिक लोकेशन पे कितना रिलीज करती हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन का लैंड सरफेस टेम्परेचर कितना, उसको भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और तीनों इसकी स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 33rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया। ठीक है, सपोज ये टोटल एरिया है किसी स्टेट का, कितने एरिया में फॉरेस्ट है। ठीक है, ये एक स्टेट है, ये एक दूसरा स्टेट है, ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है। इसका एरिया बड़ा है और इसका फॉरेस्ट एरिया भी बड़ा है। इसका एरिया छोटा है बट इसका फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। तो इसके कंपैरिजन में पूछा है कि इस स्टेट का इसके एरिया के कंपेयर में फॉरेस्ट का परसेंटेज और इस स्टेट का इसके एरिया के कंपेयर में फॉरेस्ट का परसेंटेज असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे पहले सबसे कम एरिया जो है, फिर ज़्यादा परसेंटेज, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। अब आप देखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये स्टेट भी छोटे हैं और हमें पता है कि छत्तीसगढ़ और इनमें फॉरेस्ट भी ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ तो सबसे हो ही जाएगा। हमने नॉलेज जो हमने पढ़ा है कॉमन सेंस और जो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे, कि भैया छत्तीसगढ़ तो छोटा, स्टेट भी छोटा है और छत्तीसगढ़ में जंगल भी बहुत सारे हैं, तो इसके एरिया के परसेंटेज में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया छत्तीसगढ़। अब इन दो में से आंसर कोई एक है, ये कट गया और ये भी कट गया। छत्तीसगढ़ के बाद देखो, मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है और उड़ीसा मध्य प्रदेश से छोटा भी है। ठीक है, और उड़ीसा में भी काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है, हमने देखा होगा। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कंपेयर में उड़ीसा वो स्टेट है जहाँ पे जिसका परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू टोटल एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यही ऑप्शन है। अब बात है कि इनमें से कौन सा बचा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। अब आप सोच के देखिएगा, मध्य प्रदेश में भी ट्राइब्स वगैरह फॉरेस्ट है, महाराष्ट्र में भी फॉरेस्ट वगैरह है, लेकिन महाराष्ट्र एक काफ़ी अर्बन है। ठीक है,
महाराष्ट्र काफ़ी डेवलप्ड स्टेट है और वहाँ पे अर्बनाइजेशन वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ आप ऐसे थोड़ा कोरिलेट करके सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा होगा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है सी। तो गाइज आज हम 33 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है 67, उनको हम 2 पार्ट्स में लाएंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये पहले जो भी ये क्वेश्चन थे इनको आप खुद सोल्व कीजिएगा और फिर वीडियो देखिएगा कि हाँ, जो आपका जो सोचने का तरीका था और जो मेरा सोचने का तरीका था उसमें क्या डिफरेंस है, और तब फिर आप इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।